तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ड है कि किस तरीके से आप अपने बोर्ड के परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब जितना आपने पढ़ा है उतने से ही 10 से 15 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप इंक्रीज कर पाएंगे अगर यहाँ पर बताई गई बातों का अनुसरण करते हैं। तो देखिए, जीवन में परीक्षा सबको देनी पड़ती है, सेम उसी तरीके से आपको भी अब की बार परीक्षा देनी है। और बोर्ड परीक्षा कितना मायने रखती है ये, या फिर इसका क्या महत्व है, अगर ये देखें तो ये वो एग्ज़ाम होता है जिसके बेस पर एक पेरेंट्स डिसाइड करता है कि मुझे अपने बच्चे को आगे चल करके क्या कराना है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, बोर्ड परीक्षा के परसेंटेज आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आते हैं जो कि ये बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने जीवन में कुछ चंद दिनों की मेहनत करके कितने नंबर प्राप्त किए हैं, और फिर इसके बाद अगर आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते हैं तो कितने नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ये एक तरीके का आपको कॉन्फिडेंस देता है जो आपका बोर्ड का परसेंटेज होता है ना। आपको लगता है कि हमने 10वीं 12वीं में पढ़ करके इतने नंबर लाए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम थोड़ा और मेहनत करें तो जीवन के अंदर हम जितना परसेंटेज चाहें उतना गेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो टिप्स बताई जाएगी, हो सकता है आप वही उत्तर सेम लिखते तो आपको उस क्वेश्चन के आंसर में 5 नंबर मिल रहे थे, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का यूज करेंगे तो 5 की बजाय 7 नंबर मिलना शुरू होंगे, 6 नंबर मिलना शुरू होंगे। अगर आपके एग्जाम में 5 ही नंबर लास्ट का क्वेश्चन है तो आप 3 नंबर पा रहे होंगे तो 5 नंबर पाने लग जाएंगे। मतलब एक एक 2-2 अंक हर एक क्वेश्चन से हमारी बढ़ाने की साजिश होगी। और कभी कभार ऐसा भी होगा कि शायद क्वेश्चन ही 1 नंबर का है, दूसरे ने भी टिक करा, वही आंसर लिखा, तुमने भी वही लिखा, तो उसमें नंबर ना मिले, लेकिन उसका फ़ायदा आगे की ओर होने वाला है। तो लगभग 5 से 7 पॉइंट का उपयोग करेंगे बोर्ड के परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए। तो जिसमें सबसे पहला है वो होगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का क्या मतलब है? तो फ्लो चार्ट देखो, कॉपी में के अंदर इसका होना बहुत ही जरूरी। जैसे मान लो आपको कोई भी डेफिनेशन लिखनी, यानी कि परिभाषा लिखनी है, तो मान लो किसी को ओम के नियम की परिभाषा लिखनी थी, जैसे 10 वाले में ओम का नियम है ना। हाँ, तो 10 वाले में जो ओम का नियम है तो हमने यहाँ पर लिखा, मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया ओम का नियम, और फिर इसके बाद ओम का नियम आप में सबको आता ही है ना। अब इस ओम के नियम की अगर हम बात करें तो जो ओम का नियम है इसमें पहली चीज, हम सीधा सीधा लाइन नहीं लिखेंगे कि पूरी लाइन में डेफिनेशन लिखे, हमको डेफिनेशन का फ्लो चार्ट बनाना है कि हमने ये ओम का नियम लिखा तो इसमें क्या बात होती है कि अगर भौतिक अवस्थाएं नियत हो, है ना, क्या नियत हो, हाँ, तो नियत भौतिक अवस्था में हमने लिख दिया, नियत भौतिक अवस्था में जो चालक का विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है ना। यही पढ़ा है ना। हाँ, तो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये हमने लिख दिया। अब देखो, ये मतलब एक पिक्चोरियल फॉर्मेट है। आदमी ने सिर्फ आंसर चेक करना है तो क्या करा, इसको देखा और इसको देखा, धारा के अनुक्रमानुपाती क्या हो रहा है, विभवांतर, 2 चीज़ें देखनी है। अब जैसे तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक होती है, उसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन क्यों होता है? क्योंकि एक बार में लिखते चले गए लिखते चले गए लिखते चले गए, तो वो चीज़ जो तुम्हारे लिए कठिन थी वो जांचने वाले के भी लिए भी कठिन है, तो वो पढ़ना नहीं चाहता। क्योंकि दुनिया में सब लोग आज रील्स का एडिक्शन है, 30 सेकंड के अंदर सब काम करना चाहते हैं। और वैसे भी बोर्ड एग्जाम में तो कॉपी चेक करने के, जितनी ज़्यादा कॉपी मैं चेक करूँगा उतना ज़्यादा पैसा मुझे मिलना है ना। तो मैं चाहूँगा जितना जल्दी कॉपी चेक हो जाए उतना अच्छा होगा। तो इस फॉर्मेट में अगर हम लिखते हैं तो जल्दी से हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो फ्लो चार्ट का उपयोग करेंगे जिसमें हमारे पास हाईलाइटेड पॉइंट होंगे। इसमें तुमने लाइन की भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी तैसी करी, है ना, मतलब अभी 2 लाइन में ये पूरा हो गया होता और तुम एक एक लाइन में तो 3 लाइनें इसको खाली बनाने में, तीर का निशान बनाने में ले डूबे, है ना। तो मतलब तुरंत क्या हुआ कि जल्दी से काम होना शुरू होगा, कॉपी भी जल्दी भर जाएगी, पढ़ने वाले के लिए भी आसानी होगी, नंबर भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो जो फ्लो चार्ट होता है कॉपी के अंदर, वो बेसिकली फ्लो चार्ट इसका नाम है, लेकिन ये ग्लो चार्ट है। मतलब तुम्हारी कॉपी चमकना शुरू करती, जैसे ब्यूटी पार्लर में लोग जाते हैं ना चमकने के लिए, वैसा ही काम यहाँ पर भी है, ठीक है। अब इसके बाद ये पहला चीज़ हो गया। मतलब
जीवन में कभी भी पैराग्राफ लिखने का यूज सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी की कॉपी में होना चाहिए, उसके अलावा कभी भी पैराग्राफ में कोई भी चीज लिखनी ही नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास क्या आएगा कि हम डिफरेंट टाइप की शेप्स का यूज करेंगे। जैसे मान लो शेप यानी कि आकृति, जैसे तुम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया पढ़ी होगी, है ना। चलो 10 के एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं ताकि 10 वालों को भी समझ में आ जाए, बाकी 12 वाले तो समझ ही लेंगे, है ना। तो मान लो तुमसे कहा वियोजन अभिक्रिया और इसके प्रकार पूछे गए, तो हमने क्या करा, ये जो वियोजन अभिक्रिया है ये कितने प्रकार की होती, कोई बताएगा? हाँ 3 प्रकार की, है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ पर ये इस तरीके की एक शेप बनाई और इसमें लिख दिया क्या, पहली बात ये लिखा वियोजन, है ना, और दूसरी बात ये लिख दिया अभिक्रिया, ठीक है। ये हमने एक शेप बनाई। अब हमको पता है ये अभिक्रिया 3 प्रकार की है, तो एक हमने इधर की तरफ लिख दिया प्रकाशिक वियोजन, है ना, इधर की तरफ लिख दिया ऊष्मीय वियोजन, 3 प्रकार था तो 3 टाइप वाली शेप बनाई, है ना, और इधर की तरफ हमने लिख दिया विद्युतीय वियोजन या फिर विद्युत वियोजन, है ना। तो ये 3 तरीके का मामला हो गया। हमने 5-6 लाइन की ऐसी की तैसी यहाँ पर करी, और एग्जामिनर को देखने में भी ठीक है, हाँ वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की हो गई, आराम से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो। फिर हमको डिफाइन करना है तो फिर से आएंगे फ्लो चार्ट में कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है ना। तो ये बातें इस तरीके से करके हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो पहली बात, अब शेप का मतलब जरूरी नहीं है कि आप ट्राइंगल बनाएं। मान लो 4 टाइप है तो क्या बनाएंगे, वर्ग बना देंगे, चतुर्भुज बना देंगे, ये तमाम सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को बना लेंगे, है ना, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। तो डिफरेंट टाइप की शेप्स का यूज करना है। इसके बाद अगर मान लो तुम शेप भी नहीं बना पा रहे हो तो तीसरा नंबर क्या आएगा कि अपने पास ये वाला काम डेफिनेशन में कर लिया, ये वाला काम टाइप में कर लिया, और 2 ही 3-4 चीजें होती, या तो कभी कभी डिफरेंस पूछा जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, टेबल्स का यूज कर लेंगे। टेबल्स का मतलब क्या हुआ कि हमको सारणी बनानी, मान लो 2 चीजों में अंतर पूछा गया तो एक हम कुछ इस तरीके से करते हैं। अब ये वाला तो मिटा सकता हूं ना, हाँ। तो मान लो हमको टेबल्स बनानी है, 2 चीजों में अंतर बताना है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन इधर खींचते हैं, इधर लिख दिया आरएनए और इधर लिख दिया डीएनए, है ना। ये 2 चीजें हमने लिखना शुरू करी। तो जब हम टेबल बनाएंगे तो हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर पास पास में 2 लाइनें इस तरीके की कुछ बनाएं, एक लाइन की बजाय 2 लाइनें ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं, है ना। हाँ, तो ये काम करना शुरू करेंगे। जहां पर डिफरेंस पूछा जाएगा उसको पॉइंट वाइज क्या करेंगे, डबल लाइन बना के उनमें डिफरेंस यानी कि टेबल का फॉर्मेट बनाना है, ठीक है ना। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात करते हैं, अब अगर मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, ना तो फ्लो चार्ट बन रहा है, ना तो शेप्स बन रहे हैं, ना तो टेबल बन पा रही है, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर सहारा लेंगे किसका, तो बुलेट पॉइंट का। किसका सहारा लेंगे, अच्छा, तो बुलेट पॉइंट का सहारा मतलब डिफरेंट टाइप के पॉइंट बना करके, जैसे मान लो इस टाइम सिंपल सा, क्या अगर मान लो कुछ नहीं बना पा रहे हैं तो एक ये डाट लगाया, इसके आगे लिखा, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, डाट लगाएंगे, दूसरा पॉइंट लिखा, फिर एक डाट लगाया, तीसरा पॉइंट लिखा। ये कम समझ में आ रहा है तो कई सारे लोग स्टार का भी यूज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसमें क्या करेंगे, स्टार बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद चौथी बात, तो ये बुलेट पॉइंट हो गए, या फिर प्रचलन में इस समय हैशटैग का जमाना है, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ भी करें, मतलब डेफिनेटली काम ये करना है कि पैराग्राफ को छोड़ देना, पैराग्राफ से छोड़ करके इनमें शिफ्ट होना है। कॉपी भी आराम से जल्दी भरोगे, पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और जो पढ़ना चाहेगा वो एक आध लाइन पढ़ के मामला निपटा लेगा, फिर आगे तुमको पढ़ने की एग्जामिनर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जिनका उपयोग आपकी कॉपी में 100% होना चाहिए, अगर ठीक ठाक नंबर चाहिए तो। अब सोचो अगर सब में से तुमने एक एक नंबर एग्जामिनर से, पड़ोसी वाले से ज़्यादा लेने शुरू किए, तो 10 क्वेश्चन के आंसर दिए तो 10 नंबर तुम्हारे पास ज़्यादा हुए कि नहीं हुए, है ना। आराम से इस तरीके से अपने मार्क्स को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज करा जा सकता है। ये हो गई बात अपने पास। अब इसके बाद देखो, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं
यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे और उनको तुम लोग देखोगे तो क्या कहेंगे, मैं फलाने एग्जाम का ब्लूप्रिंट लेके आया हूँ या फिर पेपर चुरा के लाया हूँ, है ना। तो दो बातें होती हैं, कहेंगे इतना पढ़ लो बस 90% आ जाएंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी। अब देखो, कोई सा भी आप एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब पुराने साल में आया पेपर, उससे बड़ा ब्लूप्रिंट दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जो बनाता है वो भी उसी के हिसाब से ही बनाता है। तो ध्यान ये रखो कि पिछले 2 साल के पेपर तो कम से कम आज से एक एक दिन हल करना शुरू करो, उसको हल कर डालो 3 घंटे, और सबसे ज़्यादा इन पॉइंट्स का उपयोग करके। अब मान लो तुमको बताया गया कि पेपर में इनका यूज करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम जाओगे जब पेपर में तभी यूज करोगे। क्या करना है, आज से ही हम प्रैक्टिस करेंगे। 7 दिन का टाइम है, ये चीज़ें हैबिट में भी आनी चाहिए, क्योंकि जो तलवार युद्ध के मैदान में निकाली जाती है सिर्फ बाकी नहीं निकाली जाती, वो अपना कत्ल कराने का काम आती है, दूसरे का नहीं। चूँकि कभी प्रैक्टिस हुई नहीं है ना, तुम्हारे तुम ही जाओगे। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस 7 दिनों तक कम से कम, जो भी बाकी टाइम है 7 से 8 दिन, उसमें ये करना है। हम किसी भी सब्जेक्ट का एक पेपर उठाएंगे और उसमें इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए एक कॉपी लिखना शुरू करेंगे। 2-3 घंटे तो नॉर्मली, अब बोर्ड का एग्ज़ाम है तो पढ़ना तो है ही है, तो ये काम करें। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किसकी होनी चाहिए, लिखने की होनी चाहिए, ठीक है ना। लिखना सीखना है और इन पॉइंट्स का क्या करना है, उसमें उपयोग करना है। इतना काम 7-8 दिन जो भी बाकी हैं पर डे आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक एक कॉपी में करना ही करना है। अपने रफ में इसी तरीके से लिखना शुरू करो। थोड़ी बहुत कॉपी भर जाएगी, घर का खर्चा बढ़ेगा, वो अलग बात है ना। तो ये बात हो गई। तो इसमें मतलब कोई भी एक पुराने साल वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आओगे अपनी तैयारी करने के लिए, और फिर इसके बाद उसको पूरा एक तरफ से लिख डालोगे। जो क्वेश्चन नहीं आया बेशक बाद में कॉपी से देखेंगे, लेकिन उसको लिखना शुरू कर लेंगे। ये बात हो गई, 5 बातें यहाँ तक हो गई, है ना। तो इतनी चीज़ों का अगर आप उपयोग कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिलने वाले। ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, आज सरस्वती की माता जी की पूजा भी है ना, हम लोगों को नाच गाना भी करना है। हाँ, तो तमाम सारी चीज़ें जब होंगी तो ये 5 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। कोई दिक्कत हो किसी का और कोई भी किसी भी तरीके का सवाल हो तो पूछ सकता है। अब बाकी देखो, परीक्षा सबको देनी ही पड़ती है, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, मतलब राम भगवान को भी जंगल जाना पड़ा था, चाहे भगवान साथ क्यों ना हो, जैसे अर्जुन के साथ देखेंगे तो कृष्ण भगवान थे लेकिन फिर भी उसको परीक्षा देनी पड़ी। तो चाहे खुद भगवान हो, चाहे भगवान तुम्हारे साथ हो, या फिर तुम खुद ही क्यों ना हो, पेपर हर हाल में देना ही है, बशर्ते जो उस परीक्षा को प्रसन्नता के साथ देता है वो भगवान बन जाता है। मतलब राम पहले तुम्हारे जैसे बच्चे ही थे, उन्होंने जितनी भी जीवन के अंदर परीक्षाएं आई उनका हंसी खुशी से पालन किया और उस परीक्षा को दिया, जिसके कारण उसको भगवान का दर्जा दिया गया, है ना। चाहे बुद्ध की बात कर लें, पहले वो भी कहीं के राजकुमारी थे, बाद में उन्होंने परीक्षाएं जितनी जीवन में आई उनको दिया, आज भगवान का दर्जा है। तो 2 तरीके की चीज़ें हैं। देखो, आप जीवन में कुछ भी करेंगे 2 चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। पहली बात, एक आदमी होता है जिसकी हम लोग जयंती मनाते हैं, है ना, और एक आदमी होता है जो अपना जन्मदिन मनाता है। 2 बातें होती हैं। अब जयंती और जन्मदिन के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है बेसिकली काम पे फोकस का। जो आदमी काम पे फोकस करता है, 100% देता है, उसकी आगे चल करके जयंती मनाई जाती है। और जो आदमी बहाने बनाता है, अपना भोग विलास में लगा है, अपने जीवन में उसको फुर्सत नहीं है, इंस्टाग्राम चलाने से, फेसबुक चलाने से, व्हाट्सअप चलाने से, उस आदमी का क्या मनाया जाएगा, बर्थडे। बढ़िया फोटो तो लगी रहेंगी, लेकिन उसके बाद, उसके जाने के बाद उसका जन्मदिन मनाने वाला फिर कोई नहीं हो। तुमको किस कैटेगरी में रहना है ये तुमको डिसाइड करना होगा। इसलिए अपने काम पर 100% फोकस देना है, और फोकस अगर आप 100% देंगे तो डेफिनेटली आप, बोर्ड तो बहुत छोटा सा एग्जाम है, इसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो वो भी कर पाएंगे। समझ में आ गई है इतनी बात। हाँ, तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम की शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूँगा कि आप इन सारी चीज़ों का उपयोग करेंगे और जीवन में अच्छे से अच्छे नंबर हर एक क्षेत्र में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।